मेरा नाम सोनिया उर्फ कलूटी मास्टरनी है। मैं अपने बाबा दयाराम और अपनी माँ सविता की पहली औलाद थी, पहली बेटी, और वो भी इतनी मामूली शक्ल की कि जो कोई भी मुझ पर एक नज़र डालता तो दूसरी बार डालना पसंद ना करता। जब कोई देखता तो माँ के मुंह पर ही कह देता कि हाय सविता, तुम्हारी ये बेटी किस पर चली गई। चलो नैन नक्श तो जो भी था, लेकिन कम से कम रंग तो तुम्हारा ले लिया होता। माँ ये बात सुनकर अपना सर झटक देती। मेरे बाबा दयाराम एक सांवले रंग के मालिक थे। उनका कद भी कोई इतना खास लंबा नहीं था, लेकिन फिर भी मन की इच्छा थी कि जब भी उनकी शादी की जाए तो उनकी शादी एक खूबसूरत औरत से ही की जाए। इसलिए उनके लिए मेरे बाबा की माँ और बहनों ने खूब रिश्ते देखे। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने मेरे बाबा के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ ली जो वाकई देखने में चांद का टुकड़ा थी। मेरी दादी का कहना था कि मैंने अपने बेटे के लिए ऐसी दुल्हन पसंद की है कि अगर उसको अंधेरे में भी बैठा दिया जाए तो उजाला हो जाएगा। बाबा अपनी खूबसूरत पत्नी को देखकर खुश होते और माँ अपनी खूबसूरती का इतना रौब डालती कि बाबा उनके सामने हमेशा दबकर रहते थे और उनकी हर बात मान जाते। माँ मेरी तरफ कम ही ध्यान देती, कभी कभार थोड़ी देर के लिए पकड़ लेती, फिर दादी को पकड़ा देती। दादी जब तक जिंदा रही उन्होंने ही मुझे पाला। जब मैं 3 साल की हुई तो एक दिन दादी की अचानक तबीयत खराब हुई और कुछ ही दिनों में वो भगवान को प्यारी हो गई। दादी के जाने का किसी पर फर्क पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन मेरी जिंदगी पर बहुत फर्क पड़ा था। मेरा ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था। मैं सारा दिन रोती रहती। कभी बाबा मुझे रोते हुए देखते तो फीडर में दूध डालकर मुझे दे देते। ज़्यादा से ज़्यादा माँ ये करती कि कचौरी बनाकर मेरे आगे किसी बर्तन में डाल देती। कभी उन्होंने इतना भी ना किया कि वो मुझे अपने हाथों से खिला सके। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और मैं 5 साल की हो गई। बाबा ने मेरा मोहल्ले के एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया और माँ ने मेरा स्कूल में एडमिशन करवाने के मामले में कोई ध्यान न दिया। इसी बीच माँ को एक बार फिर खुशखबरी मिली। इस बार माँ के यहाँ दूसरी बेटी पैदा हुई जो मुझसे बिल्कुल उलट थी। माँ बाबा अपनी दूसरी बेटी को देखकर बहुत ही खुश हुए। बाबा बहुत चाव से उसे गोद में उठाकर मोहल्ले में ले जाते तो मोहल्ले वाले कहते कि तुम्हारी बेटी तो कोई अंग्रेजनी ही लगती है। बाबा घर आकर माँ को ये बात बताते तो माँ बहुत ही खुश होती। जब मैं ये सब अपनी आंखों से देखती तो मैं सोचती कि माँ बाबा ने मुझसे ऐसे प्यार क्यों नहीं किया। इसी तरह 2 साल के बाद माँ के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। माँ बाबा तो अब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि वो दूसरी बहन से भी ज़्यादा खूबसूरत था और माँ को दोनों बच्चों को एक साथ संभालने में मुश्किल हो रही थी। तो वो मुझे ही कह देती कि सोनिया, अपने भाई का फीडर बना दो। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से फीडर में दूध डालकर अच्छी तरह हिलाकर माँ को पकड़ा देती। इस तरह छोटे छोटे कई काम मुझे कहना शुरू हो गई जो मैं खामोशी से कर देती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर मेरे छोटे बहन भाइयों के कई कामों की जिम्मेदारी पड़ना शुरू हो गई थी। और अब तो माँ ने कई बार ये कह दिया कि अपने छोटे बहन भाइयों के कपड़े भी धो दो। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से अपने छोटे बहन भाइयों के कपड़े भी धोकर तार पर फैला देती। और ये सब कुछ मैं इसलिए करती थी ताकि माँ का रवैया मुझसे ठीक हो सके। लेकिन माँ तो तारीफ के 2 बोल भी मेरे लिए नहीं बोलती थी और ये चीज़ मुझे बहुत ही तकलीफ देती थी और उसका शिकवा मैं सिर्फ अपने ऊपर वाले से ही कर सकती थी। इसी तरह मैं 8वीं क्लास में आ गई। मेरी क्लास की लड़कियां बहुत ही चंचल थी। हर वक्त वो हंसती मुस्कुराती और हंसी मजाक करती रहती और मैं उन्हें मुस्कुराता देखती तो मेरा दिल भी उन्हीं की तरह हंसने और मुस्कुराने को चाहता। और स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता तो वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आती। उनके जूते भी बहुत ही अच्छे होते। मेरा दिल भी करता कि मैं उनकी तरह अच्छे अच्छे कपड़े और हील वाले जूते पहनूं, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकती थी। एक बार माँ गर्मियों के कपड़ों की शॉपिंग बाजार से करके आई तो उन्होंने कपड़े चारपाई पर फैलाए हुए थे। उनमें से खिलते हुए रंगों के कपड़े मुझे बहुत ही अच्छे लगे, वो मैंने उठा लिए। तो माँ ने मुझे देखा और कहने लगी कि तुम्हारे ये कपड़े नहीं हैं। उन्होंने शॉपर में से हल्के रंग के कपड़े निकालकर मेरे हाथ पर रखे और कहने लगी कि ये तेज रंग के कपड़े तुम्हारे सांवले रंग पर नहीं जचेंगे। मैं तुम्हारे लिए हल्के रंग के कपड़े लेकर आई हूँ। जब माँ की बात मेरे कानों में पड़ी तो मेरा दिल बहुत ही दुखी हुआ।
मैंने वो कपड़े वहीं चारपाई पर रखे और कमरे में चली गई। उस दिन मैं कमरे में चारपाई पर औंधे मुंह लेटकर बहुत रोई। उस दिन से मैंने अपनी किताबों को ही अपना सहारा समझ लिया था। मैं घर के काम में अपनी माँ की मदद करवाने के बाद अपनी पढ़ाई में ही बिजी रहने लगी थी। घर में मेरे छोटे बहन भाई मुझे कलूटी मास्टरनी ही कहकर बुलाते। बच्चों की देखा देखी माँ और बाबा ने भी मुझे कलूटी मास्टरनी कहना शुरू कर दिया। इस तरह वक्त गुजरता गया और मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए। मेरे मैट्रिक में बहुत ही अच्छे नंबर आए और जब मोहल्ले वालों ने मेरे नंबर देखे तो उन्होंने बाबा से कहा कि तुम अपनी बेटी का अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाओ। बाबा ने लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और मैं कॉलेज में दिल लगाकर पढ़ने लगी। लेकिन जब मैं कॉलेज जाने लगती तो माँ मुझे काम कह देती और उसका नतीजा ये निकलता कि मुझे कॉलेज पहुंचने में देर हो जाती। अब तो उन्होंने किचन के कई कामों की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी और मुझे पढ़ाई करने का वक्त ना मिलता और मैं सारा दिन की थकावट के बाद रात को जब भी चारपाई पर लेटती तो फौरन सो जाती। लेकिन रात को सोते वक्त मेरे दिल में यही आता रहता था कि माँ ने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि तुम थकी हुई हो, आज ये काम मैं कर लूंगी। माँ बाबा दूसरे बच्चों को अपने गले से लगाकर उनके लाड़ उठाते, वो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं करते थे? यही बात मेरा दिल दुखा देती थी। अक्सर माँ मुझे कॉलेज से भी छुट्टी करवा लेती और ये कहती कि आज घर में कपड़े धोने हैं तो मेरी मदद करो। और जब मैं कपड़े धोने में माँ की मदद करवाती तो माँ को स्टोर में कोई काम याद आ जाता या माँ की तबीयत खराब हो जाती और कपड़े धोने के साथ साथ मुझे माँ की सेवा भी करनी पड़ती। इस तरह मैं अकेली ही काम करती रहती। एक दिन मेरा एफएससी का पहला पेपर था और मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन मुझे नाश्ते के लिए किसी ने ना पूछा। मैं खुद ही किचन में गई और अपने लिए एक कप चाय का बनाया और डबल रोटी खाने लगी। अभी मैं खा ही रही थी कि मेरी छोटी बहन किचन में आई और कहने लगी कि दीदी मुझे पराठा बना दो। और उसी बीच मेरा छोटा भाई भी किचन में आया और कहने लगा कि दीदी मुझे भी आमलेट बना दो। जब मैंने अपने बहन भाई की फरमाइश सुनी तो मैंने कहा कि मैं तो कॉलेज जा रही हूँ, तुम लोग माँ को कह दो। तो मेरी छोटी बहन ने कहा कि माँ को तो फ्लू हुआ है इसलिए वो नहीं उठ सकती, आप ही बना दो। लेकिन मैंने मना कर दिया तो मेरी बहन भाई जिद करने लगे। इतनी देर में मुझे बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी तो मैं अपने बहन भाई को नज़रअंदाज करती हुई घर से बाहर चली गई। उस दिन मैंने किसी की बात न मानी। उस दिन मेरा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ था। जब मैं घर आई तो मुझे अपने बहन भाई और माँ का मूड खराब लगा। माँ ने मुझे कहा कि जब तुम्हारे छोटे बहन भाई तुमसे फरमाइश कर रहे थे तो तुमने उनकी फरमाइश को पूरा क्यों नहीं किया? खुद तो खाकर चली गई लेकिन छोटे बहन भाई को भूखा क्यों रखा? मैंने माँ को अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की लेकिन माँ ने मेरी बात न सुनी। माँ को मेरे खाने की कोई परवाह नहीं थी और बस दूसरे बच्चों का ख्याल था। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब मैं कमरे से निकली तो किचन में किसी की आवाज़ आ रही थी और किचन में मेरी बुआ जी खड़ी थी। मैंने अपनी बुआ जी को देखा तो बहुत खुश हुई। वो मुझे प्यार से मिली और कहने लगी कि तुम तो पहले से काफ़ी बड़ी हो चुकी हो। वो हमारे शहर से काफ़ी दूर रहती थी इसलिए उनका साल में हमारे घर सिर्फ एक ही चक्कर लगता था। वो मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो। जब मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि जितने दिन मैं यहाँ रहूँगी तुम अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, बल्कि घर के काम मैं संभाल लूँगी। इस तरह जितने दिन वो इधर रही मैं अपनी पढ़ाई में बिजी रही और मैंने किसी काम को भी हाथ ना लगाया। एफएससी में मेरे नंबर अच्छे आए थे लेकिन इतने अच्छे भी नहीं थे कि मैं मेडिकल में एडमिशन ले सकती, इसलिए मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया। अब मैं समझदार हो चुकी थी लेकिन माँ ने मुझे बाजार की कभी शक्ल ना दिखाई थी। जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ होती माँ बाजार से खुद ला कर दे देती। अब तक मैंने माँ की पसंद के ही कपड़े पहने थे। हालांकि मेरे छोटे बहन भाई माँ बाबा को अपनी पसंद की चीज़ बताते थे तो उनकी पसंद के मुताबिक शॉपिंग होती थी, लेकिन मेरे मामले में माँ खुद ही सब कुछ करती थी लेकिन मैं उनसे कुछ ना कहती थी। इसी तरह एक दिन मैं पढ़ रही थी कि मुझे प्यास महसूस हुई और मैं पानी पीने के लिए किचन में जाने लगी कि मुझे माँ बाबा के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। माँ बाबा से कह रही थी कि मेरी एक सहेली रिश्ता लेने के लिए आना चाहती है, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं चाह रही हूँ क्योंकि अभी सोनिया की उम्र ही क्या है। जब मैंने अपना नाम सुना तो मेरे कान खड़े हो गए। माँ बाबा से कह रही थी कि सारा घर सोनिया के बलबूते पर चलता है, अगर हम अभी इसकी शादी कर देंगे तो घर कैसे चलेगा? और वैसे भी मैं अपनी सहेली को मना नहीं करूँगी, आप रिश्ते के लिए हाँ कर दें, लेकिन शादी 2 साल के बाद ही करूँगी क्योंकि किसी दूसरे से रिश्ता करने में हमें दहेज में ज़्यादा चीज़ें देनी पड़ेंगी।
अगर रिश्ता मैं अपनी सहेली से करूंगी तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं देना पड़ेगा। जब माँ की सोच मेरे सामने आई तो मुझे माँ की सोच पर अफसोस होने लगा कि वो अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोच रही है। मैं सिर्फ शिकवा ऊपर वाले से कर सकती थी। इस तरह मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा दिया और घर की रूटीन तो वैसे ही चलती रही। मेरी छोटी बहन भी कॉलेज में पहुंच चुकी थी और वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जब मेरे बाबा पढ़ाई में मेरी कामयाबी देखते तो एक दो बार उन्होंने मेरी तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने कभी मेरी तारीफ नहीं की, लेकिन छोटे बहन भाइयों की अक्सर ही मेरे सामने तारीफ करते थे। अब मैं इन हालात की आदी हो चुकी थी। एक दिन मैं कॉलेज से घर वापस आई तो देखा कि मेरी माँ की सहेली आई हुई है। साथ उनके पति और उनका बेटा भी था। उनके बेटे का कद बहुत ही लंबा था, लेकिन जिस्म उसका पतला सा था। उसका नाम रमेश था। वो अपने साथ एक मिठाई की टोकरी और साथ ढेर सारा फ्रूट लेकर आई थी। मेरे बहन भाई उनके बेटे का मजाक उड़ा रहे थे और साथ साथ मुझसे फरमाइशें भी कर रहे थे कि मैं उन फ्रूट से उनको मिल्क शेक बना कर दूं। मैं उनकी बातें खामोशी से सुन रही थी और उनकी फरमाइश भी पूरी कर रही थी। इसी तरह रात का खाना मैंने तैयार किया। खाना खाने के बाद चाय वगैरह देने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। अगले दिन नाश्ते का भी मैंने अच्छा खासा इंतजाम किया हुआ था। नाश्ते के बाद उन्होंने बात करना शुरू की कि बहन, हम किसी खास मकसद के लिए यहाँ आए हैं। हमारे बेटे ने एमएससी का एग्ज़ाम दे दिया है, अब इसको जल्दी नौकरी मिल जाएगी, तो अब हम इसकी शादी करने को सोच रहे हैं और इसीलिए हम आपकी छोटी बेटी रिया का रिश्ता लेने आए हैं। जब मैंने आंटी के मुंह से ये शब्द सुने तो मैं किचन में खड़ी थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उनके शब्द से मुझे ऐसा लगा कि मेरी इज्जत की धज्जियाँ बिखर गई हैं। उधर माँ की गरजदार आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी बेटी का रिश्ता मांगने बैठ गई। आंटी ने कहा कि तुमने कभी अपनी बड़ी बेटी की तरफ ध्यान दिया जो हम उसकी तरफ ध्यान देते? तुमने शुरू से ही उसको नज़रअंदाज किया है और ना उसके पहनने ओढ़ने की तरफ ध्यान दिया है, जिसकी वजह से वो हमारी नज़र में भी नहीं आई। और मेरा भी इकलौता बेटा है, मैं भी उसके लिए कोई खूबसूरत लड़की ही पसंद करूंगी। माँ ने कहा कि बड़ी को छोड़कर छोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकती। इस तरह आंटी नाराज होकर वापस चली गई। इस वाक़े के बाद घर में उदासी सी छा गई थी। मैं माँ बाबा की सोच के बारे में जान चुकी थी, लेकिन मुझे आंटी लोगों के रवैये के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ था। इस तरह बीएससी करने के बाद माँ ने मेरी पढ़ाई रोकना चाही, लेकिन मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया। इस तरह मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एमएससी में एडमिशन ले लिया। घर की रूटीन वैसी ही रही। मेरी बहन ने कॉलेज में एक दोस्त बना ली थी और वो दोस्त अक्सर घर में चक्कर लगाती रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता उनके बीच दोस्ती और गहरी होती गई। एक दिन उसकी दोस्त के माँ बाबा हमारे घर आए और उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरी छोटी बहन का रिश्ता मांग लिया। मेरे माँ बाप अपनी छोटी बेटी का अमीर घराने में रिश्ता हो जाने पर बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। इस तरह मेरी माँ ने खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, लेकिन फिलहाल शादी के लिए उन्होंने कुछ वक्त मांगा था, क्योंकि अभी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। मैंने एमएससी पूरी करने के बाद करीबी कॉलेज में लेक्चरशिप भी शुरू कर दी। इस तरह हर महीने जो सैलरी आती वो मैंने अपने माँ बाबा के हाथ पर रख दी। मेरी माँ बाजार जाती और छोटी बहन के दहेज के लिए चीज़ें ले आती और साथ ही कहती कि ये मैं सोनिया के लिए भी लेकर आई हूँ, और सच में ही वो मेरे लिए चीज़ें लेकर आती थी। इस तरह वक्त गुजरता गया। मेरी छोटी बहन की ससुराल वालों ने शादी के लिए जल्दी कर दी, तो मेरी माँ मुझे कहने लगी कि तुम्हारा रिश्ता तो कहीं हुआ नहीं, अब तुम्हारे इंतज़ार में इसकी शादी तो देर से नहीं कर सकते। इस तरह मेरी छोटी बहन की शादी कर दी गई। मैंने अपने माँ बाबा से इस बात पर भी कोई शिकवा ना किया। मैं उसे अपनी किस्मत का लिखा समझती रही। मेरी तीसरी बहन का भी जल्द ही रिश्ता आ गया। उसकी शादी तो झट मंगनी और पट ब्याह वाली बात हुई। इस तरह जो चीज़ मेरे दहेज के लिए तैयार की गई थी उसकी शादी पर काम आ गई और उसकी शादी भी जल्दी कर दी गई। इस तरह घर में माँ बाबा और मेरा छोटा भाई और मैं होती थी। मेरा भाई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन मेरे कॉलेज से मेरी सहेलियां घर आई तो वो हमारा घर देखकर हैरान रह गई और उन्होंने मेरी बहन भाई को देखा तो कहा कि दुनिया में कम खूबसूरत लोग भी मौजूद होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम अपनी कमाई से खुद पर खर्च कर सकती हो। उस दिन मैंने नए तेज रंग के कपड़े और जूते खरीदे। जब मैं घर वापस आई तो माँ बाबा आंगन में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे कहा कि इस महीने पैसे क्यों नहीं दिए, तो मैंने कहा कि मैं बाजार गई थी, मैंने अपने लिए शॉपिंग की है, इसमें से कुछ पैसे बच गए हैं तो मैं दे देती हूँ। माँ मुझे गुस्से से कहने लगी, मुझे लड़कियों का इस तरह खुलेआम बाजार में घूमना पसंद नहीं है।
मुझे उनकी बातों का अफसोस हुआ कि क्या मैं अपनी कमाई से अपने आप पर कुछ खर्च नहीं कर सकती। अगले दिन मोहल्ले की एक औरत घर में आई और माँ से कह रही थी कि फला रिश्ता मेरे हाथ में है, अगर तुम चाहती हो तो मैं सोनिया के लिए उन रिश्ते वालों को घर बुला लूँ। तो माँ ने कहा कि मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन वो खुद हर रिश्ते से मना करती है, इसे तो बस किताबों से मोहब्बत है। जब मैंने माँ की बात सुनी तो मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया। इस तरह माँ ने उस रिश्ते से मना कर दिया और फिर मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैंने तेज रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दिए, अपने बालों और मेकअप पर ध्यान दिया। इतनी सी तवज्जो से मुझ में बहुत फर्क आया। मेरे बहन भाई ने मुझे देखा तो हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने मेरी तारीफ न की। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो घर में मेरे भाई की आवाज आ रही थी। वो माँ बाबा से कह रहा था कि सीमा के माँ बाप कभी इस बात पर नहीं मानेंगे, उन्हें इस बात पर कोई ऐतराज नहीं कि आप हमारे साथ रहें, लेकिन एक बहन की जिम्मेदारी को वो कैसे उठा सकती है। मैं अपने भाई की बातें बाहर खड़ी सुनती रही। मेरे भाई ने कहा कि मैंने उन्हें ये कहा है कि मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी है और तीसरी बहन शहर से बाहर नौकरी करती है। आप सोनिया दीदी से कहें कि वो कुछ दिनों के लिए होटल में शिफ्ट हो जाए। जब शादी हो जाएगी तो मैं खुद इस मामले को संभाल लूंगा। जब मैंने अपने भाई के ये शब्द सुने तो मैंने सोचा कि क्या अब इस घर में मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और मैं उसकी बातों को बर्दाश्त ना कर सकी और चकरा कर नीचे गिर गई। जब मुझे होश आया तो मेरे घरवाले मेरे दाएं बाएं बैठे थे और वो अपनी कही हुई बात से शर्मिंदा नजर आ रहे थे और बहनें मुझसे हमदर्दी दिखा रही थी। मैंने उनकी बात का कोई जवाब ना दिया। इस तरह मैं अपनी दोबारा रूटीन शुरू कर चुकी थी। हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर पढ़ाता था। एक दिन वो मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर हैरानी में पड़ गई थी, क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ लड़कियों से बातचीत की थी, कभी मर्दों के साथ इतनी खास बातचीत नहीं की थी। मैंने हल्का सा सर हिलाया तो उसने कहा कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, कहीं आपकी मंगनी तो नहीं हो गई। उसने कहा कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, मैं आपके घर अपना रिश्ता भेजना चाहता हूँ। मैं उस प्रोफेसर के मुंह से निकलने वाले शब्द सुनकर हैरान रह गई और सोच रही थी कि क्या मैं भी किसी को अच्छी लग सकती हूँ। जब उसने अपनी बात दोबारा दोहराई तो मैंने ना में सर हिलाया और फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरी मंगनी नहीं हुई। तो उसने कहा फिर मुझे कोई दिन बता दीजिए, मैं उस दिन अपने घर वालों को भेज दूंगा। तो मैंने कहा कि आप इस बारे में खुद मेरे घर वालों से बात कर लीजिए। इस तरह उस लड़के के माँ बाबा रिश्ता मांगने के लिए आ चुके थे, लेकिन उसने ये जाहिर ना होने दिया कि उसने मुझसे इस बारे में पहले ही बात की हुई है। माँ ने कहा कि हमारी बेटी शादी नहीं करना चाहती, वो बूढ़े माँ बाबा को छोड़कर नहीं जाना चाहती। जब मैंने माँ की ये बात सुनी तो मैंने अपने दिल में सोचा कि अगर मैं आज अपने बारे में कुछ ना बोली तो सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। मैंने अपने अंदर हौसला बनाते हुए कहा कि माँ, ये मेरी ही मर्जी से आए हैं। माँ ने जब मेरी बात सुनी तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। बाबा ने वहाँ के हाल देखे तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। इस तरह मेरा रिश्ता प्रोफेसर से हो गया। मंगनी की छोटी सी रस्म की गई और शादी के लिए तारीख रख दी गई। मेरा मंगेतर चाहता था कि शादी कुछ महीने के बाद रखी जाए, क्योंकि उसे किसी काम के सिलसिले में दूसरे देश जाना था, इसलिए वो जल्दी शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन बाबा मेरी शादी जल्द करना चाहते थे, इसलिए मेरे घर के हालात को देखते हुए मेरे मंगेतर ने शादी के लिए हामी भर ली। मेरे होने वाले पति का एक जुड़वा भाई था जो देखने में उसका ही हमशक्ल लगता था, वो भी मुझसे बड़े प्यार से मिला। इस तरह शादी की तैयारी में मेरी बहनों और भाई ने कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ना लिया, लेकिन मैंने अपनी दोस्तों के साथ मिलकर शादी की तैयारी की। लेकिन शादी के दिन मेरे घर वाले दुनिया को मुंह दिखाने के लिए शादी में शामिल हुए और अपना फर्ज अदा किया। इस तरह मैं उनके आशीर्वाद के साए में विदा होकर अपने ससुराल आ गई। अगले दिन ही मेरे पति को दूसरे देश चले जाना था। मैं उसके दूर चले जाने पर उदास थी कि अभी हम एक दूसरे के साथ कोई वक्त भी ना गुजार सके और वो मुझसे दूर जा रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि मेरे घर वाले तुम्हारा ख्याल रखेंगे, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे वहाँ ज़रूरी काम है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। इस तरह मेरा पति अगले दिन ही चला गया। मेरे पति का जुड़वा भाई अपने भाई की शादी पर बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। वो दाएं बाएं घूम रहा था। उसने मेरे पति से भी कहा कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भाभी का अच्छे से ख्याल रखूँगा, उन्हें अपने घर वालों की कमी महसूस नहीं होगी। तो मेरे पति ने मुस्कुराकर अपने भाई की तरफ देखा। कुछ घंटे मैंने अपने पति के साथ गुजारे। उन घंटों में मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि मेरा पति एक बहुत ही समझदार इंसान है जो औरतों की इज्जत करने वाला है। उसने मुझे कहा कि जब हम आपके घर रिश्ता लेने गए थे तो आपकी माँ से बातचीत करके मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो हरगिज भी आपकी शादी नहीं करना चाहती थी
और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि आपने वहाँ की ना हालात का सामना किया होगा। आपको यहाँ पर किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरे दिल में जो उलझने थी कि पता नहीं ससुराल वाले कैसा सलूक करेंगे, मेरे दिल से वो वहम भी दूर हो गए। अगले दिन मेरे घर से कोई भी नहीं आया। मेरे देवर ने नाश्ते का इंतज़ाम किया और मुझे कहने लगे, भाभी आइए, आप ये समझे कि आपके मायके से नाश्ता आया है। अपने देवर की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये तो मेरे पति का भाई है। जो मेरा सगा भाई था वो तो मुझे अपने घर से निकालने की बात कर रहा था। मैं आंखों में आंसू को छुपाते हुए नाश्ता करने लगी। सबने मिलकर खुशी खुशी नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मेरे पति ने विदा होना चाहा क्योंकि उसकी फ्लाइट का वक्त हो रहा था। अपने पति को विदा करते वक्त मेरा दिल उदास हो रहा था, लेकिन उसने सबके सामने मुझे अपने गले से लगाया तो उसकी हरकत से मुझे शर्मिंदगी होने लगी कि पता नहीं मेरे सास ससुर क्या सोचेंगे। लेकिन मेरा देवर अपने भाई से मजाक करने लगा। इस तरह मेरा देवर अपने भाई को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए रवाना हो गया। मैंने अपने घर फ़ोन किया, जो कुछ भी था, थे तो वो मेरे माँ बाप ही। लेकिन जब मैंने अपनी माँ के नंबर पर फ़ोन किया तो मेरी माँ की बातों से मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। मेरी माँ ने कहा कि तुम तो अपनी पसंद के ससुराल चली गई हो, तुम्हें तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हारा तो दिल लग गया होगा। मुझे अपनी माँ की बातें एक ताने की तरह लगी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर के बाद मेरा देवर मेरे पति को एयरपोर्ट छोड़कर घर आ गया तो वो मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? तो मैं हिचकिचा गई कि मेरा देवर किस तरह मुझसे पूछ रहा है। तो मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं। मेरी सास ने मुझे खाने के लिए बुलाया। मुझे उनका काम करना अजीब लग रहा था। मैंने अपनी सास से कहा कि आप बैठ जाइए, मैं घर की जिम्मेदारी संभाल लूँगी। इस तरह मैंने घर के कामों में उनकी मदद करनी शुरू कर दी थी। दिन के वक्त मैं कॉलेज पढ़ाने चली जाती थी क्योंकि मेरी जॉब से मेरी सास और ससुर को कोई परेशानी नहीं थी। और फिर मेरे पति ने यह फैसला मुझ पर छोड़ दिया था कि तुम्हारी मर्जी है, अगर नौकरी छोड़ना चाहती हो तो छोड़ दो और अगर करनी है तो कर लो। फिलहाल मैंने नौकरी नहीं छोड़ी थी। दिन में मैं अपने कॉलेज में व्यस्त होती, लेकिन घर आकर दोपहर और रात का खाना मैं खुद बनाती। मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वो मुझे अपनी बेटियों की तरह समझती थी। ससुराल वाले सब तो बहुत अच्छे थे, लेकिन एक जो चीज अजीब थी वो ये थी कि मेरा देवर मेरे कमरे में आता और उसके हाथ में एक दूध का गिलास होता था। वो मुझे जबरदस्ती दूध का गिलास पकड़ा देता। मैं उसका इस तरह अपने कमरे में आना और दूध का गिलास पकड़ाना मुझे बहुत ही अजीब महसूस होता था, लेकिन मैं उसे मना करती थी कि मुझे ये नहीं लेना, तुम ऐसे मेरे लिए कोई चीज़ मत लेकर आया करो। लेकिन वो कहता कि आप मेरे भाई की पत्नी हैं और मेरे भाई यहाँ मौजूद नहीं है, तो मुझे ही आपका ख्याल रखना पड़ेगा। अगर कोई मेरी बहन होती तो वो आपका ख्याल रखती। वो ज़बरदस्ती मुझे दूध पकड़ा देता, इसलिए मैं उसकी जिद पर दूध का गिलास पी लेती। लेकिन एक अजीब सी चीज़ थी कि मैं फ़ौरन ही नींद में चली जाती और जब भी सुबह मेरी आँख खुलती तो मुझे सुबह अपने जिस्म में सुस्ती महसूस होती। ऐसा महसूस होता कि मेरे जिस्म में बिल्कुल ही जान नहीं है। मैं खुद में कमजोरी महसूस करती थी। कुछ दिन तो ऐसा ही होता रहा। एक दिन मुझे शक हुआ कि कहीं वो दूध में कोई चीज़ तो नहीं मिला रहा। एक दिन मैंने उससे दूध का गिलास ले लिया और उसे कहा कि तुम मुझे बाजार से सौदा ला दो। उसने कहा कि आप ये दूध जरूर पीना, तो मैंने कहा कि मैं पी लूँगी। इस तरह वो सौदा लेने बाजार चला गया तो मैंने वो दूध का गिलास फेंक दिया और सोने के लिए लेट गई। लेकिन मैं जाग रही थी, आंखें मैंने बंद की हुई थी कि तभी मेरा देवर कमरे में आया और वो मुझे सोता हुआ देखकर दोबारा से वापस चला गया। कुछ देर के बाद वो दोबारा से मेरे कमरे में आया। वो मेरे बेड के करीब खड़ा रहा और मेरी तरफ ध्यान से देखता रहा। मेरा दिल उसकी हरकत से घबरा रहा था। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई कि ये क्या कर रहा है। अचानक ही मैंने आंखें खोली। जब उसने मुझे ऐसे आंखें खोलते हुए देखा तो एकदम से वो हड़बड़ाकर पीछे हो गया और मैं एकदम से अपने बेड के कोने में चली गई और उसे कहने लगी कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और ये क्या हरकत कर रहे हो। तो उसने कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि तुम रोज़ाना दूध में क्या चीज़ मिलाकर देते हो जिसकी वजह से मैं नींद में चली जाती हूँ। तो उसने एकदम से दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया और मुझे कहने लगा कि भगवान के लिए शोर ना करें, नहीं तो मेरे माँ बाबा कमरे से बाहर आ जाएंगे। मैंने कहा कि मैं तो शोर करूँगी, तुम्हें इस रिश्ते की भी कोई इज्जत नहीं है जो तुम्हारे और मेरे बीच है। मैं इस रिश्ते में तुम्हारी भाभी लगती हूँ और तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे थे। तो वो कहने लगा कि मेरा आपके साथ कोई बुरा काम करने का इरादा नहीं था, लेकिन मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ। मैं उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं उठकर कमरे से बाहर जाने लगी।
लेकिन वो कमरे के दरवाजे के आगे खड़ा हो गया और कहने लगा कि जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेगी मैं आपको कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगा। इसलिए मुझे मजबूरन उसकी बात सुननी पड़ी। वो कहना शुरू हुआ कि मैं अपने कॉलेज में एक लड़की को पसंद करता था। मुझे उसकी शक्ल बिल्कुल आप ही की तरह लगती थी, लेकिन उसका एक दिन एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो मर गई। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे आप में उसकी झलक नजर आई, इसलिए मैं आपका ख्याल रखता था। मेरा दिल करता था कि मैं आपको देखकर अपने दिल को तसल्ली दे सकूं, इसलिए मैं दूध में नींद की दवा मिला देता था कि अगर मैं आपको ऐसे बैठकर देखूंगा तो आपको भी अजीब महसूस होगा। इसलिए कुछ देर के लिए मैं रात को आपके कमरे में आ जाता और आपको देखकर मेरे दिल को सुकून और तसल्ली हो जाती। इसके अलावा मेरा कोई भी इरादा नहीं था। मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे उसके साथ हमदर्दी भी महसूस हुई और मैंने कहा कि अगर तुम मुझसे अपने दिल की बात कर लेते तो मैं तुम्हें कुछ भी ना कहती, लेकिन ये हरकत करके तुमने गलती की है और वैसे भी हमारा एक इज्जत का रिश्ता है। आइंदा से तुम इस तरह की कोई हरकत नहीं करोगे। और इस तरह मेरे देवर ने मुझसे अपने किए हुए काम की माफ़ी मांगी और मैंने भी उसको माफ़ कर दिया, लेकिन उसका ये राज मैंने अपने दिल में रखा। कुछ दिनों के बाद मेरा पति भी परदेश से वापस आ गया और उसने कहा कि मेरा दूसरे देश में नौकरी करने का इंतज़ाम हो गया है, तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तुम ये नौकरी छोड़ दो। इस तरह मैं अपने पति के साथ उनके साथ जाने की तैयारी करने लगी। जब से मेरी शादी हुई थी मैं अपने माँ बाप से मिलने नहीं गई थी, ना ही उस घर से कोई आया था। इसलिए मैं अपने पति के साथ जाने से पहले एक बार अपने माँ बाबा से मिलने गई। जब मैं उनके घर गई तो मैंने देखा कि मेरी माँ काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। बाबा भी चुप चुप थे। तो मैंने उनसे उनकी हालत के बारे में पूछा तो माँ कहने लगी कि बेटा, हम तुम्हारे साथ जो कुछ कर चुके हैं हमें उस पर बहुत शर्मिंदगी है। हमने अपने घर की ज़रूरत को देखते हुए तुम्हारी शादी ना करने का फैसला किया था। जब कोई भी तुम्हारा रिश्ता लेकर आता तो हम यही कह देते कि लड़की इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। इस चीज़ की हमें ये सज़ा मिली कि मेरा बेटा शादी करके हमें छोड़कर चला गया है। अब हम दोनों बूढ़े पति पत्नी घर में रहते हैं, हमारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मैंने जब अपने माँ बाबा की बात सुनी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैंने उन्हें कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी अभी मौजूद है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं आपकी मदद कर दिया करूँगी। इस तरह मैं अपने पति के साथ चली गई, लेकिन मैं हर महीने अपने बाबा को वहाँ से पैसे भेजती ताकि उनकी ज़रूरतों में कोई कमी ना आए। अब मैं अपने पति के साथ एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन हर साल मैं और मेरा पति हिंदुस्तान का एक चक्कर ज़रूर लगाते हैं। ऊपर वाले ने मुझे एक बेटा भी दे दिया। जब मैं अपने बेटे को लेकर अपने माँ बाप के घर गई तो मेरी बहनों ने जब मुझे देखा तो वो मुझे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मैं पहले से ज़्यादा सेहतमंद और खूबसूरत हो गई थी। बाहर के देश में रहने से और वहाँ की हवा से मेरे ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा था। मेरी बहनें मुझे देखकर कह रही थी कि तुम तो पहचानी ही नहीं जा रही हो, और मुझे उनके बोलने में तानों की बू आ रही थी कि वो जलन की आग में जल रही हैं। लेकिन मैं आज भी ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने अपने किसी भी जुल्म का शिकवा किसी से नहीं किया, बल्कि ऊपर वाले से ही किया, और ऊपर वाले ने मुझे इतना अच्छा इनाम दिया कि मैं उसका जितना भी धन्यवाद करूँ वो कम है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।